मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। बहुत ही बढ़िया सुन रहे हैं और इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, मैं तो डर ही गया कि पता नहीं आज क्या करेंगे। ये भी काम पहले ही निपट जाए तो ठीक है, फिर मुझे ही पता नहीं चलता कहाँ रुकना है कहाँ शुरू होना है। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। थोड़ा सा ये पीछे का जो माहौल बड़ा अस्त व्यस्त है, आज बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ऐसे माहौल में कभी काव्य पाठ करते नहीं है। कुछ लोग जो खाने के लिए आए थे वो अपने काम में लग चुके हैं, लेकिन जो आप सुनने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे। हालांकि आए आप भी खाने के लिए ही हो, पर आप मन मार कर बैठे हुए हो, क्योंकि आप पहले ही आकर बैठ गए, अब जाने का रास्ता भी नहीं है इधर से। लेकिन मैं धीरे धीरे शुरू हुआ कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मैं एक टिप्पणी से शुरू होना चाहता हूं। स्वागत भैया। देश के बड़े कवि मंच पर विराजित है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माहौल कैसा भी हो, मैं 5 मिनट में इस माहौल को अपने माहौल में बना लूंगा। मैं एक टिप्पणी से शुरू होना चाहता हूं। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं। अग्रसेन जयंती की मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। मैं हरियाणा पहली बार आया हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ कैसा सुनते हैं मुझे पता है। मैं 5 मिनट में अपना माहौल सेट कर लूंगा। बस ये पीछे का जो कोलाहल है, थोड़ा सा ये कोलाहल पीछे का बंद कर दो। जितने लोग ये बीच में खड़े हैं, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, फोटोग्राफर साहब बस फोटो खिंचवा दिए मैंने, बैठ जाइए आप भी। बहुत अच्छा। मैं एक टिप्पणी से शुरू होना चाहता हूँ। ये जो बीच में वेटर जो घूम रहे हैं, मेरा इनसे निवेदन है, आप 5-10 मिनट बंद कर दो। ये अब लोग खाना ही खाएंगे, इनको बीच में और कुछ मत दो आप। हाँ नहीं, ये बीच बीच में घुसे जा रहे हैं। मेरे को देखो 2-3 मिनट लगेंगे इस माहौल को सेट करने में। पहले नंबर वाले की स्थिति बड़ी ऐसी होती है। देश के बड़े कवि आदरणीय सौरभ सुमन जी आज इस मंच पर बैठे हैं। हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि सौरभ सुमन जी जानते हैं कि ये फोकट की बात कर रहा है। हमारे कवि सम्मेलन के मंच में यही होता है, जो भी आता पहले नंबर पे वो यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद का 1 घंटा काम करके निकल लेता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और आता है, वो भी यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका काम करके निकल लेता है। और आखिरी में रात को 3 बजे जब दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा माथाफोड़ी बिल्कुल भी नहीं। मैं एक टिप्पणी से शुरू होना चाहता हूं। बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। मैं भी परसों राजस्थान के कवि सम्मेलन में था। बस बात पहुंच जाए तो बड़ी तालियों से सूचित कर देना, पहले नंबर पे अपनी पूरी ऊर्जा लगा कर दूंगा। मैं भी राजस्थान के कवि सम्मेलन में था परसों। मैंने एक राजस्थानी से पूछ लिया, मैंने कहा वो बंबई में एक हीरो रणवीर कपूर पूरी तरीके से नंगा हो गया, तुम राजस्थानियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने जो पलट कर जवाब दिया, बस आपकी तालियां उस टिप्पणी पर देखना चाहता हूं। ये बिठा लीजिए सर इनको, तो मेरी किस्मत में है सारे। पहले नंबर वाले की बहुत बड़ी विविधता होती है सर, मैं कैसे बताऊं आपको। बहुत बढ़िया। मैं वो टिप्पणी शुरू करना चाहता हूं। मैंने उस राजस्थानी से पूछ लिया, बस आपका ध्यान मेरी तरफ रखना, 2-3 मिनट उसके बाद मैं संभाल लूंगा। मैंने उस राजस्थानी से पूछा, मैंने कहा वो बंबई में एक हीरो रणवीर कपूर पूरी तरीके से नंगा हो गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थान वाले ने जो पलट कर जवाब दिया, तालियां उस पर बड़ी बजा देना, उस राजस्थान वाले ने पलट कर जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। भाई वाह 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 वाह। हमारे असली हीरो कौन है हिंदुस्तान के? उसने जिस व्यक्ति का नाम लिया, बस मैं उसकी अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है, और हमने इनको मान लिया है। माता बहनें यहाँ बैठी, मैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। एक तो क्या, माता बहनों की सबसे बड़ी आदत ये होती है, जो भी चीज पहले नंबर पे आती है उसको रिजेक्ट होना पड़ेगा। अगर वो की वही चीज बाजार में 25वें नंबर पे आए तो उसको इनकी आदत होती है। मेरे यहाँ मार्केट में, सही करो, मेरे यहाँ मार्केट में 4 औरतें साड़ी खरीदने के लिए पहुंची। तो साड़ी खरीदने के दुकानदार ने कहा कि साड़ी दिखाना शुरू करो। एक महिला आगे बैठी, दुकानदार ने साड़ी दिखाना शुरू किया, 1 रिजेक्ट, 2 रिजेक्ट, 3, 25 साड़ी कर दी। तो दुकानदार ने हाथ जोड़कर बोले 1-2 साड़ी पास वाली भाभी जी से पसंद करा लो, हो सकता है कभी इनको पसंद आ जाए। तो उसने कहा कि अभी इस काम में इसका रोल नहीं आया है। बोले रोल का क्या मतलब है? बोले इसको मैं खाली भावराव करने के लिए साथ में लेके आई हूँ। तो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी। उसने कहा अच्छा ये पीछे जो एक और महिला बैठी हुई, ये काहे के लिए आई है? बोले नहीं, इसका काम कुछ नहीं है, हमारी पड़ोसन है, नहीं लाता तो बुरा मान जाती है।
तो तालियां अगली बात में बजा देना। बड़ी दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बड़ी। उसने कहा पीछे जो एक और महिला खड़ी हुई जो अभी तक नहीं बोली, ये काहे के लिए आई है? बोले साड़ी इसी के लिए खरीद रहे हैं। ये आनंद होता, महिलाओं का आनंद होता। तो वो टिप्पणी शुरू करा, उसने एक व्यक्ति का नाम लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने हिंदुस्तान में असली हीरो माना किनको है? ये तो टटपूंजी है, ये कोई हीरो नहीं है। उसने जिस व्यक्ति का नाम लिया, मैं उसके नाम में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था। बस एक बड़ी तालियों का शोर कर देना कि हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रण क्षेत्र दहलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। भाई वाह 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 वाह। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हाथ से रोज का ही कवि हूं। ये तो बीच बीच में मैं ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि हमारा भीलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास। उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान चुका देते हैं। इसलिए मैं पूरा आनंद लेके जाऊंगा। ये जो लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, मेरा थोड़ी देर के लिए निवेदन है, मोबाइल बंद कर देना। क्या मतलब है, यहां से ले जाके मेरा वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। आप जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या है यार? यहाँ बैठो आनंद लो। अच्छा फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा हाथ खड़े करना एक बार। आप तो ऐसे डर रहे जैसे मैं उतर के बंद करा दूंगा। फेसबुक का काम अलग है, इंटरनेट पे दिखा रहा है फेसबुक का नया खेल। अभी शुरू नहीं हुआ, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल। खोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। तालियां कमजोर है आपकी भाई, बहुत ये छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा है, छोरी का हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि ये उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। क्या बात है? जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर बस इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक तालियां नहीं बजाई है। पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। बहुत अच्छे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। और माइक पर आते ही अगर गंगोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। बहुत इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरा फोफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री, संतरी, कुलगुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। हालांकि मैं जहां से आया हूं वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस हमने अंदर बहुत बड़ा है। मैं तो जहां से आया हूं वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ तो लोग छत पर छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। बढ़िया, आइए, अतिथि आते रहेंगे मुझे लग रहा है ऐसा। बिठा दीजिए, बड़ी मुश्किल से मेरी पकड़ में आए हैं सर, बहुत बढ़िया। हाँ बिठा लीजिए। अरे नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, सबको अलग अलग टाइम दे रखा है।
मुझे तो लगता है आखिरी व्यक्ति तक जो है रात को 12 बजे तक आएगा, बोला मुझे टाइम ही यही दिया गया था। बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ी विडंबना होती है हम लोगों की, क्या करें, समस्या इतनी है जीवन में, क्या करें, लोगों के सामने इतना नाश्ता रख रखा है, ये खाने को तैयार नहीं है, ये तैयार बैठे हुए इनको दे नहीं रहे। बड़े लोग हैं, क्या है, बिठा लीजिए सर, जल्दी से व्यवस्था कर लीजिए। एक नंबर वाले की बड़ी हालत खराब होती है। मेरे को तो कई बार कुर्सियां जमाने के लिए भी बुलाया जाता है। तो जमा शुरू करें सर, एक बार आप भी। नमस्कार करता हूं आपको, बहुत बढ़िया। मेरा नाम मुन्ना बेटरी है, क्योंकि आप लेट आए इसलिए मैं बता देता हूँ, ये नहीं बताएंगे आपको। बढ़िया है। आप चाहे तो मैंने जो शुरुआत में सुनाया वो भी सुना सकता हूँ, पर मैं बाद में सुना दूंगा आपको जो बच गया है। चलिए मैं एक बार फिर से शुरू होना चाहता हूँ। ये व्यवधान जो है थोड़ा, मेरी आप व्यथा समझे, एक नंबर वाले की व्यथा बहुत खतरनाक होती है। अतिथि आते हैं, माहौल बड़ा वो गरमाया हुआ होता है। पुलिस वाले भी यहाँ खड़े, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती। तो आज मुझे सुन रही है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है मेरी बहनें दो यहाँ वर्दी पहनकर खड़ी हुई है, मैं 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूँ। एक बार फिर माहौल ताली का बजा देना, मैं उनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ। अरे सुनो तो सही, पहले पंक्तियां तो पढ़ने दो मेरे को। क्या उत्साही लोग हैं, मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का। मैंने एक वर्दी पहनी हुई बहन से पूछ लिया, मैंने कहा तुमने वर्दी क्यों पहनी है, तुम चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी जीवन में, जो आजकल रील्स पे इतनी लड़कियां नाच रही है, बोले तुम वो भी करके अपना फॉलोअर्स बढ़ा सकती थी। उसने जवाब दिया, और जो जवाब आपको अच्छा लगे तो वापिस से इस मुन्ना बेटी को शुरू कर देना कि मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का। उस बहन ने जवाब दिया वर्दी पहनी हुई कि मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबुल का घर छोड़ना पड़ा। मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ खाकी वर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे मुन्ना। मैं सारे ही गट से जानता हूं तालियां बजवाने के, मेरे पास सब तरीके। मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा, जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। उद्देश्य पूरा, जिस उद्देश्य से मैं आज हरियाणा में आया वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है। भगवान श्री राम इस धरती पर आए, अपना उद्देश्य पूरा करके ही गए कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया, और अभिमानी रावण का वध कर कौशल्या नंदन ने लंका के कण-कण को ही श्री राम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल थे। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, अश्रुओं की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव उड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर बड़ी तालियां बजा देना कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। भाई वाह 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 वाह। उस गरीब की टीआरपी। हमारे यहाँ तो भाभी जी जब लॉकडाउन में दूरदर्शन पर रामायण आ रही थी, तो मेरे पड़ोस में भुआ जी बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा ये तो अच्छा रहा बुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं। वरना यमराज के भी हो सकते थे। मेरा पुनः निवेदन है आप लोगों से, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, ये अगर थोड़ा सा पूरा तेल निकाल के पैसे देंगे यार मेरे को, या तो आज 1 रुपया मिलेगा या आज ईंट ही मिलनी मेरे को। दोनों ही तैयार कर रखी इन्होंने, बेटा बोला जम गया तो 1 रुपया, नहीं जमा तो ईंट तो है ही है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। एक बार जरा ताली बजा दे, जो मानसिकता खराब होती है। लॉकडाउन के दौरान कई तरीके की स्थिति, सही कहा, लॉकडाउन के दौरान कई तरीके की स्थिति। जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, बैठा लीजिए भैया पानी वाले आ जा, अब तू बहुत ठीक हुआ क्या है वो, तो अब क्या इस टाइम तो कोई पानी पिलाते हैं क्या? बढ़िया, बैठ जा, अब मत आना आपको, इसको ले जाओ बाहर, छोड़ जाओ इसको।
बाहर छोड़ दो इसको, अब मत आना बिल्कुल बीच में, बस 10 मिनट दे दो, ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लो। मेरी भी कोई मानसिकता नहीं है। ये आज मेरा 16वां दिन है लगातार कवि सम्मेलन का। मैं कल रात नागपुर में था, परसों में हैदराबाद, मेरा 16वां दिन है। मुझे भी कोई चाव नहीं है। आप जितना सुनाएंगे मैं 1 घंटा भी सुना सकता हूँ और मैं 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। मेरे पास सारी टेक्निक है, सारी मौजूद। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बजनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां तो इस बात पर भी बजनी चाहिए। भाई वाह वाह वो वाह, जब वाह, फुल वाह, लॉकडाउन लगा हुआ था, जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैंने हिम्मत करी फुल लॉकडाउन में कि आज जब नवरात्रि चल रही थी फुल लॉकडाउन के दौरान, तो मैंने हिम्मत करी। मैंने कहा आज मुझे माता जी के दर्शन करने हैं। मैं माता जी के दर्शन करने के लिए घर से निकल गया फुल लॉकडाउन में। हमारे यहाँ गांधी चौराहे पे भाभी जी 2 लठ पड़े मेरे को पुलिस वालों के, 2 लठ पड़े। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं दर्शन करने के लिए माता जी के पास गया, लेकिन मंदिर में माता जी थे ही नहीं। मैंने कहा चलो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो। भोलेनाथ जी के मंदिर गया, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। उसके बाद उनके पास में गणेश जी का मंदिर, मैंने कहा चलो इनके दर्शन करते हुए चलो, वो भी मंदिर में नहीं। फिर हमारे यहाँ बस स्टैंड में बालाजी का मंदिर है, मैं वहां दर्शन करने चला गया, वो बालाजी भी मंदिर में नहीं। आखिर 2 लठ खा के वापिस घर पे पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा, बस दूर जाना मेरे से। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी ने बोला बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी भी गरीब व्यक्ति को पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण कर रही थी। क्या बात है, वाह। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बोले बेटा मैंने तो सर पे गंगा विराजित कर रखी है, लोगों के घरों में नगर पालिका को कोई दिक्कत नहीं आ जाए, तो मैंने नगर पालिका पूरी संभाल रखी थी। मैं बात उनकी भी मान ली। उसके बाद मैं गणेश जी के पास पहुंचा। मैं गणेश जी मैं 2 लठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले मैं तो रिद्धि सिद्धि का दाता हूँ, मैंने तो सभी गरीब लोगों का काम अपने ऊपर संभाल रखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ जाए, इसलिए मैं लोगों के घरों में विचरण करने चला गया था। उसके बाद में बस स्टैंड पे बालाजी के पास पहुंचा। बात अगर पहुंच जाए तो बड़ी तालियां सूचित करना। बाद में बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी में 2 लठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। न तो अभी सीता जी को ढूंढने जाना था, ना किसी रावण की लंका में आग लगानी थी, आप कहाँ चला गए थे। तो वो बालाजी ने मुझे कहा कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लठ पड़े थे नहीं, वो पुलिस वालों के रोल में मैं ही था। ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम थोड़ी पड़ता है क्या। सही कह रहा। तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, वीर जी मेरे सामने खड़े हुए। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं तो आगे अगली पंक्ति में बहुत सारे गणमान्य नागरिक बेटा, मैं तो देश से प्रशासन से भी बोलता हूँ। मैंने कहा ये भारत, ये चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे एक बार देश की सेना के साथ साथ अपने को उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी देख लेने चाहिए। हो सकता है कभी मामले जरा जल्दी निपट जाए। तालियां अगली बात तो बजाना कि जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, उन फैसलों को कभी कभी पुलिस वाले 2 घंटे में ही निपटा मारते हैं। मैं अपनी 4 पंक्तियां जो अब तक की सबसे वायरल पंक्तियां अब पढ़ने की हिम्मत करता हूं, क्योंकि अब आप मुझे सुन रहे हैं, हाथ से पूरा करके जाऊंगा, लेकिन जो 4 पंक्तियां अनिवार्य अग्रसेन जयंती को पढ़ने की मैं पढ़ते हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। हम हिंदुस्तान में किसी भी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए। अभी भी 15 दिन के अंदर 2 बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया गया हिंदुस्तान। क्या कर रहे हो भैया। तू भी निकाले मेरे को। हेलो। हिंदुस्तान में 2 बेटियों के साथ अभी भी पिछले 15 दिन में बलात्कार हो गया। हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इस सदन को वापस तालियों से, बड़ी तालियों से स्मृत कर देना कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में, इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। वाह, जिंदाबाद।
हिंदुस्तान में भाई, पुलिस बहुत अपना अच्छा। काम वाह, वाह, ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, फूंका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता। तब मुन्ना बेटी को उनके समर्थन में 4 पंक्तियां पढ़ना पड़ती है कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत से सामना। वो जिंदगी को पुलिस वालों को कोई कम टेंशन होती है क्या? पुलिस वालों के सबसे ज्यादा टेंशन होती है, इनके ऊपर से टेंशन आती है और ये अपने को पकड़ा देते हैं। पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे, करना बेचारा पुलिस वालों को। इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की बागड़ पे बैठा आके गिरफ्तार करो। नहीं, ये अगर ढीले ढीले पहुंचे, ये भेड़िया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी चुकवाओ। ये बात कल भी समझ आ सकती है आपको। और वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। तो ट्रिपल टेंशन पुलिस वालों के कितने। मेरे शहर में तो वीर जी, मेरे शहर में तो पुलिस वालों ने जगह जगह कैमरे लगा रखे, बस स्टैंड पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा। तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मनचले बेवड़े ने फोन लगा दिया थाने पे, बोला सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं सर वो पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो इंदौर की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा सा। तो कितनी समस्या होती है यार पुलिस वालों के। और हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांड से कच्चे चित्ती प्राणी नाम हसी तुम सकनोती तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनम करिष्यामि। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? तो फिर काहे के लिए हंस रहे हो? मैं बता रहा हूँ नहीं, यहाँ से खड़े रहते। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ो तो नहीं समझ में आएगा, जैसा होगा निपटेंगे बाद में। वो तो फिर भाई साहब ने मेरे को बताया, बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है, और इनके जैसा गुरु हो तो चेले का बेड़ा ही पार हो जाता है। पहली बार ले गए मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, पहली बार ले गए, पहली बार मैं हवाई जहाज के अंदर बैठा। इन्होंने हवाई जहाज के अंदर बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं हवाई जहाज के अंदर। उनका भाई साहब ये दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा है। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं, हवाई जहाज के अंदर कोई भगा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? तब मेरे को लग गया कि बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों के साथ रहना कितना। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वाला वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। अपने डैमेज कंट्रोल करने की प्रथा है, पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। बोले नहीं बेटा आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धो के तार पर सुखा रखी थी, उसने हाथ पकड़ ली। बोला अपने और हम कभी क्या है, सब बैठे हुए इतने सारे, हम कभी क्या है, सब डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है। अभी तो खैर यहाँ भाजपा की सरकार है, इधर राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और 90% कभी भाजपा वाले होते हैं। हम उधर राजस्थान में जाते हैं, उधर हमारी टेंशन हो जाती बहुत बड़ी कि करना क्या मंच पे, क्योंकि जिस आयोजक को देखो वही हमको होटल में आके चमका के जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। वो पिछली नवरात्रि में तो 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन, हमें ही नहीं मालूम कि करना क्या मंच पे। एक मंच पे तो मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने से अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा। तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने जो डैमेज कंट्रोल किया वो तालियां उस बात को बजा देना, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल अगर सिक्कियानों का आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने वापस ताली बजा दी नीचे बैठ के। मैंने हम तो क्या डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। हालांकि देखो मेरे को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। सही करा, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं,
बाकी सब कौरव है, मंच पर घोषणा करी। बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग पीछे पड़े उनके। बोले कैसे कीजिए अपने आप को अपने पांडव, कैसे कीजिए अपने आप को अपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव? बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय में टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया। बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो वो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो कौरव है, उनका आदमी तो खींच लिया है। तो तालियां इस सदन की बड़ी वाली बजा देना। वो बोले वहां तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे, उनके 16,100 ने आते। होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। ये जो चुनाव के टाइम पे कोर्ट पे जनेऊ डालना और उनकी बहन का गंगा में जाकर डुबकी लगाना, इस नोटंकी की केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोग रहे हैं। और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग। देखो अपन तो राजनीति पे कोई बात करते नहीं, अपने क्या लेना देना राजनीति, अपन आनंद वाले लोग, अपन तो कम में ही खुश होने वाले। मैं अभी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां पे मेरे को एक अंग्रेज मिल गया। मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैंने तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया, भाभी जी आप आनंद ले लेना अगली बात को, उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। भगवान की सौगंध, उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे, पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोला अपन तो हिंदुस्तानी आदमी, अपन कम में ही खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। एक और खुशी बताता हूँ, तालियां रोक के बताना, अगली बात में तालियां रोक के बताना। एक और छोटी खुशी बताता हूँ। भाई साहब आप शाम को जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए और आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाकी चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान में कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। तो अपन हिंदुस्तानी आदमी, अपन कम में ही खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी, अपन छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। बोला हकीकत जिस दूल्हे को पूरी जो खुशी दूल्हे को पूरी रात सुहागरात में मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को कमरा सजाने में मिल जाती है। हिंदुस्तानी आदमी कम में ही खुश हो जाते हैं। एक और खुशी बताता हूँ, गलती से आपके यहाँ 2000 का बिजली का बिल आ जाए, आप पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, 2000 का बिजली का बिल आ गया, टीवी चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही, लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि पड़ोसी के 4000 का आया है, ऐसी खुशी मिलती है कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहती। उनके दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीखे। मैं कोविड की बात आपको बता रहा था, बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो बात मैं यहाँ से कबूल कर रहा हूँ आप लोग कभी कबूल नहीं करोगे कि कोविड में आपके साथ क्या क्या हुआ। जो हमारे साथ हुआ आपके साथ भी, लेकिन आप कभी कबूल नहीं करोगे कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। और क्या ताली बजाइए भाई साहब, मुझे लग रहा है अभी तक पोछे चल रहे हैं इनके, छूट ही नहीं पा रहे हैं इनके। सही कह रहे हो। तो लॉकडाउन में कई तरीके की स्थिति होता है कि मेरे यहाँ तो क्या मतलब कई तरीके की स्थिति, मेरे यहाँ तो मार्केट में लोगों ने बैनर लगा रखे थे, दुकानदारों ने 2 फीट दूर से सामान लीजिए, 2 फीट दूर से सामान लीजिए। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर लगा रखा। मैंने कहा सब जगह 2-2 फीट लिखा, पहले 6.5 फीट क्यों लिख रखा? बोला मेरे को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू भी हो रहा है। तो मैंने कहा ये 2-2 फीट के हिसाब से 6 फीट हो गया, ये आधा फीट और क्यों फंसा रखा है इसमें? बोला अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है।
मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई। मेरा एक दोस्त है ना, तो जैसे ही अनलॉक हुआ वो तुरंत शादी करी, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मान रहा है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन